स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूपीएससी की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहां पर मैं समझता हूं कि आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जी हाँ, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा कि वो कौन सी 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के द्वारा आपको अवॉइड करनी है ताकि आप इस जर्नी में सफल हो सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिए तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी IQ आपके लिए हमेशा से तैयार है। और यहां पर 14 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें पूरी यूपीएससी की तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसकी कुछ खास बात मैं आपको बताऊं तो जैसे लाइव क्लास हो गया, सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे जो हैंडमेड नोट्स होता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मेंटरशिप। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर, इसके ऊपर मैं आखिरी में आऊंगा वीडियो के। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन सी 5 चीजें हैं। सबसे पहला चीज, बहुत सारे जो लोग मिस्टेक करते हैं और अवॉइड करते हैं काफी, जो कि नहीं करना चाहिए, काफी कॉमन मिस्टेक है, वो है सिलेबस को सही तरीके से चेक ना करना। देखो, सिलेबस कहीं ना कहीं सभी लोग एक बार देखते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं और सिलेबस तो मिल जाता है उनको, लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से पूरे प्रिपरेशन के दौरान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपने सिलेबस देखा और उसको रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस आपके टेबल के सामने हमेशा 24/7 यहां पर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपको पता हो कि ये चीजें आपकी कवर हो रही हैं। क्योंकि सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दुनिया में आप कोई भी चीज करने जाओगे, अगर आप अपनी बाउंड्री फिक्स नहीं करोगे तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्री को काफी हद तक फिक्स करें। ऑल्दो यूपीएससी के अंदर आप देखोगे तो बहुत बड़ा होता है सिलेबस। जैसे कि यहां पर अगर आप देखिए, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखोगे तो यहां पर हिस्ट्री को लेकर जस्ट बोल दिया गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ज्योग्राफी को लेकर बोल दिया गया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसके अंदर तो लगभग सभी कुछ आ जाती हैं। तो प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर आपकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, वाइड नॉलेज की टेस्टिंग होती है। लेकिन अगर आप मेंस की तरफ देखोगे, GS1, GS2, GS3, GS4, उसमें क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको GS3 की बात करूं, इसके अंदर अगर आप जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो सिलेबस है, इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए तो जैसे गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर मान लो आपको पता हो, आपके सामने सिलेबस रखा होगा, और अगर कोई भी न्यूज़पेपर में आप कोई चीज़ पढ़े हो, मैगजीन में पढ़े हो, कहीं पर सिलेबस में पढ़ो, कुछ भी है, तो आपको ये दिख जाएगा ना कि आपका ये चीज़ प्रिपेयर हो रहा है। तो जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है दोस्तों, वो आपका एक हैंड रिटन में या फिर कहीं पर भी नोट्स एक प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर तुरंत आप उसको रिकॉल करोगे और आप उसको एग्जाम में पुट कर सकोगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपकी रैंकिंग बनेगी, जो आप सफल होगे, वो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग से होगे। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यूपीएससी सिलेबस इज ह्यूमंगस। यहाँ पर आपको थरोली डेली बेसिस पर चेक करना होता है, और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, आप उसको देखते जाओगे, ऑटोमेटिकली आप चीज़ें रिकॉल कर लोगे। आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है वो GS1 के अंदर आ जाएगा, गवर्नेंस पॉलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है GS2 में आ जाएगा, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, GS3 में आ जाएगा, फिर GS4 आपको पता ही है एथिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि सिलेबस जो है, अगर कोई भी हल्का फुल्का भी चेंज आता है तो हमेशा ईयरली बेसिस पर आपको उसके अंदर फोकस रखना चाहिए। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मिस्टेक है जो कि काफ़ी लोग करते हैं, मैंने देखा है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में, देखो सिलेबस आपका होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है, लेकिन क्या होता है कि यूपीएससी के अंदर, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे आपको लगेगा कि हर एक चीज़ कवर करना है। तो हर एक चीज़ को कवर करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, आपका एट दी एंड एग्जाम का समय आ जाता है, और एग्जाम का समय आता जाता है, आप नई नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, आप सोच के देखिए, जो चीज़ आप 8 महीने पहले पढ़े, 11 महीने पहले पढ़े, क्या आप उसको एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे डायरेक्टली? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक ह्यूमन ब्रेन
ब्रेन के लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कर लें, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको याद आ जाएं, लेकिन एट अ लार्ज स्केल अगर हम देखें, अगर आपको श्योर शॉट प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है, मेंस का निकालना है, तो जरूरी है कि आपने जो भी पढ़ा, जो भी आपका प्रिपरेशन हुआ पिछले 8-10 महीने में, तो आखिरी का 2 महीने में, 3 महीने में आपको रिवाइज करना ही चाहिए। अगर आप रिवीजन की तरफ नहीं जाओगे तो ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि मेमोराइजिंग से एनफ नहीं होती हैं चीज़ें। आपको चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं रियल एग्जाम टाइम में, और जो प्रेशर होता है एग्जाम के समय वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस समय रिकॉल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है। तो मल्टीपल रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसको कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स में ध्यान रखना है। ठीक है, यूपीएससी डेटा और बाकी चीज़ों से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप प्रीलिम्स का एग्जाम हो जो भी है, आप उसको ईजिली रिकॉल करने की कोशिश कर पाएंगे। फिर जो तीसरा यहाँ पर मिस्टेक कई सारे लोग करते हैं वो है आपका मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करना। देखो क्या होता है ना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटा पढ़ रहे हो। तो ये अक्सर हमें सुनने देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये लोग इतने घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपके परिवार को भी लगेगा ये तो इतना देर पढ़ रहा है। फिर पता चला एग्जाम का समय आया, एग्जाम का प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कई बार हम आइसोलेशन में रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम अगर इतना घंटा पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा तो निकलना ही चाहिए। एक जनरल जो धारणा होती है, जैसे ये बचपन से होती गई है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बचपन में ही आप देखोगे तो ये इतना देर पढ़ रहा है, बहुत उसने मेहनत की, उसका 95% मार्क्स आ गया, 98% आ गया। तो ये कोई आपको परसेंटेज थोड़ी लाना है इसके अंदर। आपको तो सिंपली क्या करना है, बाकी लोगों के मुकाबले आगे निकलना है। ये तो वो एग्जाम है। तो यहां पर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। रियल टाइम में एग्जाम देने से पहले आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी जो हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ बैठकर एग्जाम हॉल में या कहीं पर भी जो है ऑनलाइन या फिर जैसे भी आप टेस्ट सॉल्व करें, और आप अपनी रैंकिंग को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, क्यों आपका रैंक कम आ रहा है, कहाँ पर मार्क्स कट हो रहे हैं। तो ये स्टडिंग अलोन फॉर आवर्स ये करना ही चाहिए, हमें बहुत लंबा पढ़ना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मॉक टेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ों को हमें रियल एग्जाम के जो एनवायरनमेंट होता है उसकी तरह सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा पोजीशन क्या है, हम कितने पानी में हैं, वो हमें पता लग सके। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना मत भूलना, ये तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है, बहुत से लोग कर बैठते हैं। फिर चौथा जो है वो मैंने देखा, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, वो मल्टीपल बुक्स लगातार खरीदते रहते हैं। और अगर आप उनसे पूछोगे कि इतनी सारी बुक्स पढ़ क्यों रहे हो, यहाँ पर ये खरीद क्यों रहे हो, तो एक कहते हैं यार ये फील गुड फैक्टर आता है, अच्छा लग रहा है, अरे मैं पढ़ूंगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारी बुक्स को पाइल अप कर देना, पॉलिटी से ही रिलेटेड मैंने 5 बुक्स खरीद लिया, हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने 4 बुक्स खरीद लिए, लेकिन क्या आप उसको एक्चुअल में खत्म कर पाओगे? और मान लो आपने एक बार रीडिंग कर भी लिया तो उसका फायदा क्या है? एक बार रीडिंग करने का उसका फायदा क्या है अगर आप उसको वापस से रिवाइज ना कर सको 1-2-3 बार? ठीक है, तो जरूरी है कि आप अपना जो बुक्स है, जो भी आपने तय किया है, चाहे डीडी बासु हो गया पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत हो गया, जो भी है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन, तो जितने भी बुक्स हैं, जो भी कुछ है दोस्तों, आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए और बार बार उस पर फोकस करना चाहिए। आप ये चीज़ करके देखना, लक्ष्मीकांत जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम श्योर कि पता होगा, लक्ष्मीकांत आप जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते जाओगे, आपको उसमें नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। आपको लगेगा ये तो मैंने खत्म कर लिया था, फिर इसमें नई चीज़ कहाँ से आ गई? तो ये जरूरी होता है कि आपको मल्टीपल बुक्स के बजाय अपना स्टिक रहना चाहिए, तो ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो चीज़ों को रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप उसमें डिसिफर कर पाओ, कि आपको खुद कंफ्यूजन होने लगेगा कि इस बुक में यहाँ पर ये चीज़ें हैं, इस बुक में यहाँ पर ये है, और आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक चीज आपको बस ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस एग्जाम का, इट इज नॉट जस्ट टू रीड द बुक्स, रादर टू इम्बाइब द नॉलेज। आपको नॉलेज लेनी है, बुक्स खत्म करने। अगर मान लो कोई इंसान है जो 10 बुक खत्म करके पूरा मतलब टोटल उसने 10 बुक पढ़ा यूपीएससी के लिए, और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया, और जो दूसरा पर्सन है उसने 50 बुक खरीदा हुआ था, उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, तो बुक्स खरीदने से, काउंटिंग ऑफ बुक से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। जरूरी है कि आपको नॉलेज कितनी मिल रही है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत और स्मार्ट तरीके से
कर पा रहे हो चीज़ों को, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वेस्ट मत करिएगा अपना पैसा, काफ़ी कीमती होता है। और स्पेशली इस समय क्या होता है ना कि जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऑलरेडी आपका पैसा लग रहा होता है, आपका टाइम जा रहा होता है। तो जब आप बहुत सारा बुक्स खरीदते हो, फिर पैसा खर्च करते हो, तो एक खुद में गिल्ट आने लगता है कि मैंने इतना किया, उसके बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ ये। तो ऐसा मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में जो 5वां मिस्टेक है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो, जब मैं टाइम मैनेजमेंट कहता हूँ ना, इसका सिंपल अर्थ ये है, मैंने अक्सर देखा है, मुझे भी डायरेक्टली इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह कुछ कुछ मैसेज आते रहते हैं। क्या मैसेज आता है? कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो गया, उसी में फंसे रह जाएंगे, अपना पूरा 2 घंटा 4 घंटा, कई बार तो 2-2 4-4 दिन उसी में पूरा लगा देंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यूपीएससी में कितना सारा सिलेबस है, कितनी सारी चीज़ें हैं। क्या ज़रूरी है कि जो आप अपना टाइम 4 घंटा 10 घंटा 2 दिन 4 दिन लगा रहे हो जिस चीज़ में, क्या वो ज़रूरी है यूपीएससी में आएगा ही आएगा? मान लो कोई ऐसा चीज़ है, कोई टॉपिक है जो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कोशिश करो वहां से उससे बाहर निकलो, उसको अपने आप को फंसा मत लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लो जैसे आर्ट एंड कल्चर है, बहुत लोग शायद नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर को पूरा छोड़ ही दो। मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि मान लो बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई चीज है जिसमें आप फंस गए हो, आप अलग अलग जगह वेबसाइट पर जाकर चेक करो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, आप अपना सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर नॉलेज लेने की कोशिश करनी है, और कोई चीज़ में आप बुरी तरह फंस गए तो उससे बाहर निकलो, टाइम को मैनेज करना सीखो। आपका जो टाइम है वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए। सिर्फ आपने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस कर लिया तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको साथ ही साथ ज्योग्राफी पर ध्यान देना होगा, हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी, हर एक चीज़ पर आपको इवनली टाइम स्प्रेड होना चाहिए। आप बचपन की तरह नहीं कर सकते कि इसमें मैंने यहाँ पर फोकस कर लिया तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा दोस्तों। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जिस चीज़ में आप बुरी तरह फंस जाते हो कई बार, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और लास्ट में जाते जाते यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि नॉट टेकिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। कई लोग अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही सोचते हैं कि हम ऐसे टेस्ट करने के लिए दे देते हैं बिना पढ़े। ऐसा मत करना। जो आपकी पहली और दूसरी अटेम्प्ट होती है उसमें फुल एनर्जी होती है। आप पूछ लेना किसी से भी जिन्होंने भी 5 और 6 अटेम्प्ट दिया है कि यहाँ पर जो पहला दूसरा अटेम्प्ट होता है उसमें फुल एनर्जी होती है। आप उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा चांसेस है कि आपका वो एग्ज़ाम निकल सके। तो ये मिस्टेक मत करिएगा। ये जितने भी 5 मिस्टेक्स मैंने आपको बताए इसको अवॉइड करिएगा, ताकि आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है वो यहाँ पर सरल हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सभी को फिर से रिमाइंड कर दूं कि जो हमारा यूपीएससी का बैच है, बैच 8, इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा बैच 8 है वो आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी। जी हाँ, यहां पर आपको लाइव क्लासेस पढ़ाया जाएगा। जैसे कि इसके अंदर आप देख पाओगे कई सारे फीचर्स हैं। लाइव टीचिंग कराई जाती है, एनसीईआरटी कवर किया जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप मैंने आपको बताया, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है। इस तरह के कई सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। रिवीजन से लेकर मेंस रिवीजन, ग्रुप सेशन हो गया, सीसैट का लेक्चर्स हो गया, मतलब जो पूरा फाउंडेशन है, ऑप्शनल के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं यूपीएससी की वो आपकी कराई जाती हैं। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ के नाम हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो पूरा टाइम टेबल है ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर, जो किस डेट से किस डेट तक कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट हैंड रिटन नोट्स को लेकर बहुत सारे तारीफ आए हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप समझिए हम एक बैच में सभी को ले भी नहीं पाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैच 8 लॉन्च करना पड़ा है। मतलब आप खुद इस चीज़ से समझ पाओगे कि पहले के जो बैचेस हैं उतना ज़्यादा फिल हो गया था, ताकि हमें न्यू पे न्यू बैचेस लॉन्च करने पड़ जा रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ हैं, कब कोर्स स्टार्ट होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सारे आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे आंसर्स चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है एंड कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। सी यू गाइज देयर इन द क्लास एंड आई होप यू सक्सीड इन योर यूपीएससी एग्जाम। थैंक यू सो मच। Hello, I am Jitu Gupta. I am preparing for UPSC since 2020. This year, I have enrolled in Study IQ EdTech for the preparation of UPSC 2023. I found it very useful because it provides us everything in very affordable rate. The faculty of the Study IQ are very highly qualified. They try to clear our doubts and they provide us live
session, as we all know, and is handwritten notes, and also printed material. Printed material, a soft copy, so you can print that material and that handwritten notes also. You can ask your doubts during doubt session. After each and every class, there is a doubt session in which you can ask your query and doubts to your faculty. They also discuss mains answer during class and prelims questions also. So it's a good opportunity for everyone who want to prepare for UPSC at a lower cost. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।